नमस्कार दोस्तों। आज अपन कक्षा 9 की जो क्षितिज पुस्तक है भाग फैस्ट, उसमें केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता जोड़ी गई है, चंद्र गहना से लौटती बेर। चंद्र गहना से लौटती बेर, उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन सदा की तरह पहले कवि परिचय देखते हैं, क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में सन 1911 में इनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई है। शिक्षा वो इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई है। केदारनाथ अग्रवाल पैसे से क्या थे? वकील थे। यानी इनका पैसा क्या था? वकील थे ये पहले। उनका तात्कालिक साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव था। यानी उस समय में जो आंदोलन हो रहे थे साहित्य में, उससे इनका गहरा जुड़ाव था। जैसे देखिए, आंदोलन का मतलब द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, तार सप्तक है, इनसे ये जुड़े हुए थे। सन 2000 में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। 1911 में जन्मे थे। एक और बात ध्यान में रखना बड़े विद्यार्थी, 1911 में नागार्जुन का भी जन्म हुआ था, 1911 में अगेय का भी जन्म हुआ था। इस प्रकार से 3-4 कवियों का 1911 के जो साल है उसमें जन्म हुआ था। ये अपने को जन्म और मृत्यु तो बहुत ज़रूरी है इन लोगों की याद रखनी। यहाँ से अक्सर प्रश्न बड़ी परीक्षाओं में उठाए जाते हैं। आई बात समझ में? अब इनकी काव्य रचनाएं देखते हैं। देखो, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नए रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी। अब देखो, हे मेरी तुम, ये जो रचना है वो केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी पत्नी को समर्पित लिखी गई रचना मानी जाती है। हे मेरी तुम को अपनी पत्नी को याद करते हुए उसकी स्मृति में ये रचना इन्होंने लिखी थी। देखिए, केदारनाथ अग्रवाल की 2-4 और भी रचनाएं आपको मैं बता देता हूँ जितना मुझे याद है। अपूर्वा है, अपूर्वा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1986 में। लोक और आलोक है, समय पर है, बसंती हवा है, मांझी न बजाओ बंसी है, गुल मेहंदी है, आत्मगंध है, पवई का रक्त स्नान है, और जामुंजल तुम है, बोले बोल अबोले हैं, जो शिलाएं तोड़ते हैं। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और देखिए, केदारनाथ अग्रवाल को छायावादोत्तर युग का या फिर प्रगतिवाद युग का पंत कहा जाता है, क्योंकि छायावाद में जो कवि पंत हुए थे उन्होंने प्रकृति से संबंधित बहुत सी रचनाएं लिखी। इसी के कारण इन्होंने प्रगतिवाद युग में प्रकृति से संबंधित बहुत सी रचनाएं लिखी, इसलिए इनको छायावादोत्तर युग का या फिर प्रगतिवाद युग का पंत कहा जाता है। दूसरी बात, इनको केन का कवि भी कहा जाता है। केन का कवि कहने का मतलब है कि केन नदी के किनारे बैठ कर घंटों बैठ कर के ये समय गुजार दिया करते थे और अपनी पत्नी को याद करते हुए वहाँ पर कविताएं या रचनाएं लिखते रहते थे। तो इस कारण इनको केन का कवि भी कहा जाता है। ये बड़ी कक्षाओं के काम की बात है कि इनको साहित्य अकादमी किस रचना पे मिला, तो अपूर्वा के लिए मिला था। इनकी प्रमुख ये काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला है और साहित्य अकादमी, जो कि मैं बता चुका हूँ, अपूर्वा रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब देखिए, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि थे। ये प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति के सौंदर्य उनकी कविताओं में मुख्य रूप से प्रतिपाद्य किया गया। जन सामान्य का जो संघर्ष है वह है, और प्राकृतिक जो सौंदर्य है उनकी कविताओं में मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होता है या अपन को पढ़ने को मिलता है। अपन ऐसे कह सकते हैं कि इनकी रचनाओं में प्रकृति का जो यथार्थवादी रूप है वो अपने को पढ़ने को इनकी रचनाओं में मिलता है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ, यानी प्रकृति का जैसा रूप था वैसा ही इन्होंने अपनी लेखनी से अपनी रचनाओं में लिखा है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और स्थापत्य की कला है। यानी इनकी रचनाओं में शब्दों का सौंदर्य मिलता है, ध्वनियों की धारा मिलती है और स्थापत्य की कला और संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। इनके काव्य की मुख्य ये विशेषताएं अक्सर पूछी जा सकती हैं कि इनके केदारनाथ अग्रवाल के काव्य की कौन सी विशेषता नहीं है, तो अपने को ध्यान रखना चाहिए। इनके काव्य में शब्दों का सौंदर्य मिलता है अपन को, दूसरी बात ध्वनियों की धारा मिलती है, और तीसरी बात स्थापत्य की कला और संगीतात्मकता इनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। वैसे तो कोई भी कविता उठाओ ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं हर में। बुंदेलखंडों में आगे देख, बुंदेलखंडी समाज का दिनादैनिक जीवन अपने
खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। बुंदेलखंडी समाज यानी बुंदेलखंड का जो समाज है, बुंदेलखंड का जो एरिया है, वहाँ के समाज की दैनिक जीवन की सारी जो घटनाएं हैं उनका वर्णन उन्होंने अपने काव्य में खुलेपन से और उमंग के साथ में किया है। केदारनाथ की जो कविता है उसकी भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं। केदारनाथ की जो भाषा है कविता की, वो मतलब जनसाधारण की भाषा के निकट लाते हैं। ऐसे शब्द मिलते हैं जो आसानी से हर किसी के समझ में आए। और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों का आत्मीयता के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया, यानी ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए जो बिंब हैं उनको इन्होंने आत्मीयता के साथ में क्या किया है, प्रस्तुत किया है। ये तो हो गया कवि परिचय, जो कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से याद करना है। इनका जन्म मृत्यु, कहाँ कहाँ पढ़े थे और कौन कौन सी रचनाएं लिखे थे, किस युग में के ये कवि माने जाते हैं और इनके काव्य की क्या विशेषताएं हैं, वो सारी बातें अपन को कवि परिचय में लिखनी है। अब देखो अपन पढ़ते हैं पाठ परिचय। कवि परिचय के अलावा क्या होता है, एक पाठ परिचय। प्रस्तुत जो कविता है चंद्र गहना से लौटती बेर, इसमें कवि का प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग व्यक्त हुआ, यानी प्रकृति के प्रति बहुत ही प्रेम व्यक्त किया है इन्होंने। ये चंद्र गहना एक स्थान का नाम है। चंद्र गहना नामक एक स्थान से ये लौट रहा है कवि। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलियान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश है वो सहज ही आकर्षित कर लेता है। एक चंद्र गहना नामक स्थान पे ये बैठे थे, वहाँ से ये लौट रहे थे, तो लौटते समय वहाँ जो कवि होता है उसका मन वैसा ही उसमें ढल जाता है। उसको किसान मन बोलते हैं, जिसी रूप में ढल जाना। तो वहाँ के किसानों को देख करके उनका मन है वो किसान मन उन वहाँ पर खेत और खलियानों और वहाँ की जो प्रकृति है, वहाँ का जो वातावरण है, उसमें सहज ही उनको आकर्षित कर लेता है, यानी इनको अच्छा लगता है। ये लौट करके वापस आना नहीं चाहते हैं वहाँ से। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की भी अभिव्यक्ति दी है जो साधारण चीज़ों से असाधारण सौंदर्य दिखाती हैं, यानी बिल्कुल साधारण चीज़ें उठाई हैं, परंतु कविता में उन शब्दों का प्रयोग करने के कारण वो असाधारण सा सौंदर्य उसमें दिखाई पड़ता है, यानी बहुत अच्छे लगते हैं अपन को पढ़ने में। पढ़ेंगे बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छी कविता है। और उस सौंदर्य को शहरी विकास के तीव्र गति के बीच उनकी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। वो असाधारण सौंदर्य है, वो शहरी सौंदर्य का जो विकास हो रहा है तीव्र गति से, उसके बीच में एक संवेदना में वो अपना सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ पर प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक एकता है, उसकी अभिव्यक्ति पढ़ने को मिलती है। उनकी अभिव्यक्ति है इस कविता में अपन को दृष्टिगोचर होती है। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए अपन कविता पढ़ते हैं। ये देखो, यह है अपनी कविता चंद्र गहना से लौटती बेर। क्या है अपनी कविता, चंद्र गहना से लौटती बेर। देखो कवि क्या कहता है, बहुत आनंद आएगा। देखिए, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं चंद्र गहना नामक स्थान है वो देख आया हूँ। अब वहाँ का मैं क्या करता हूँ, दृश्य देख रहा हूँ कि वो चंद्र गहना दिखने में कैसा स्थान है। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, मैं एक खेत की, कवि कहता है कि मैं चंद्र गहना नामक एक स्थान देख आया हूँ, अब उसका मैं दृश्य देख रहा हूँ, यानी शब्दों में उस दृश्य को पिरोना चाह रहा हूँ कि मैं एक खेत की मेड़ पर बैठा हूँ अकेला। मेड़ पर इस खेत की बैठा हूँ अकेला, यानी खेत की मेड़, यानी जिसको अपन कांकड़ बोलते हैं साधारण भाषा में, या फिर सीमा बोल देते हैं, उस सीमा पर मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। चंद्र गहना की एक खेत है, उसकी सीमा पर मैं अकेला बैठा हूँ। एक बीते के बराबर है यह हरा ठिगना चना। एक बीते का मतलब होता है दोस्तों एक बिलान, जिसको बोलते हैं ना, जैसे अपन हाथ से बिलान नापते हैं। एक बीते के बराबर यानी एक बिलान के बराबर एक हरा ठिगना चना है। बांधे मुरेठ शीश पर छोटे गुलाबी फूल की, एक बिलान के बराबर एक चने का पौधा है छोटा सा, वो ठिगना सा है, छोटा इसलिए उसको ठिगना बोलते हैं। वह अपने शीश पर पगड़ी बांधे हुई है, किसकी, छोटे गुलाबी फूल की। वह छोटा सा चना है, एक बीते के बराबर ठिगना सा, वह चना अपने शीश पर एक गुलाबी फूल की एक पगड़ी बांधे हुई है। मुरेट का मतलब पगड़ी है, छोटे गुलाबी फूल की। एक बीते के बराबर हरा ठिगना चना है, वो बांधे मुरेट शीश पर छोटे गुलाबी फूल की, छोटे से गुलाबी फूल की अपने सिर पर पगड़ी बांधे हुई है। ऐसा दृश्य लग रहा है कि वो छोटा सा चना है वो अपने सिर पर है, वो गुलाबी फूल की एक पगड़ी बांधे हुए है। बहुत अच्छा है। और वो सजकर खड़ा है, ऐसे जैसे दूल्हा शादी में सजकर खड़ा होता है, वैसे ही वो छोटा सा चना है जो बीते के बराबर है, ठिगना सा है, परंतु अपने शीश के ऊपर गुलाबी फूल की पगड़ी बने हुए सजा हुआ खड़ा है, यानी विवाह का सा दृश्य बन रहा है यहाँ पर। ऐसा ही लगता है। छोटा सा चना का पौधा होता है, उस पर देखो छोटे छोटे फूल आते हैं, तो वो एक पगड़ी के समान लगते हैं। कवि की काल्पनिक भावना देखिए आप, कितना शब्द सौंदर्य इसमें डाला है कवि ने, कितना अच्छा बनाया है पद्यांश को, कि छोटा सा चिकना टना है वो
एक पगड़ी बांधे हुए छोटे से गुलाब की और सजकर खड़ा हुआ है। पास में ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली। आगे देखो बहुत प्यारा पद्य बनाया कि पास ही में मिलकर उगी हुई है, एक उग रही है, बीच में अलसी हटीली। अलसी एक पौधा होता है, वो भी हटीली सी पास में उगी हुई है। देह उसकी पतली है, कमर की है वो लचीली। देह उसकी बड़ी पतली पतली है, कमर भी उसकी लचीली है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, वह अलसी है, उसके नीले नीले फूल हैं, वो अपने फूलों को सिर पर चढ़ा करके खड़ी हुई है। अलसी है, उसकी कमर बिल्कुल पतली है, लचली है, और देह बिल्कुल पतली है। नीले नीले फूल हैं वो उसको सिर पर चढ़ा करके। अब ये देखो दृश्य देख रहे हो ना, ये इधर चना खड़ा हुआ है मुरेठ बांधे हुए, इधर अलसी खड़ी हुई है नीले नीले। शादी का सा माहौल हो रहा है। आगे देखो, कह रही है जो छुए, वो अलसी कह रही है जो मुझे छुए, छुए ये है दूं हृदय को दान उसको। अगर अलसी कह रही है कि अगर मुझे कोई छुए तो मैं उसे अपना हृदय है वो क्या कर दूंगी, दान दे दूंगी उसको। और पास में, और सरसों ने, सरसों की न पूछो, और सरसों है उसकी तो बात ही मत पूछो, हो गई है सयानी। सरसों है वो भी समझदार हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं, सरसों ने हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में है पधारी। वो ऐसे लग रही है सरसों, पीले पीले फूल आ गए हैं तो ऐसा लगता है कि सरसों है उसने हाथ पीले कर लिए हैं और वह ब्याह के मंडप में पधारी है, शादी के मंडप में। फाग गाता मास फागुन, फाग गाता हुआ महीना है वो फागुन का आ गया है आज जैसे। फाग गाता हुआ फागुन का महीना वो आ गया है आज जैसे। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। कवि ये कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा देख रहा हूँ कि यहाँ पर स्वयंवर हो रहा है। चना है ठिकना सा, वो गुलाबी फूल की पगड़ी बांधे हुए खड़ा हुआ है सजकर धजकर के, और पास में ही अलसी खड़ी हुई है, उसकी कमर है पतली, देह है लचीली, और पास में ही क्या है, एक सरसों भी खड़ी है। सरसों सयानी हो गई है, ऐसे लग रही है जैसे ब्याह मंडप का वातावरण हो गया है। फाग गाता हुआ महीना फागुन का आया है, और आज जैसे देखता हूँ कि जैसे कोई क्या हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है। कवि को ऐसा लग रहा है कि इस पूरे खेत का वातावरण है वो किस प्रकार से लग रहा है, एक स्वयंवर का सा वातावरण है वो फलीभूत हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, प्रकृति है उसका अनुराग, उसका अंचल है वो चारों मेर से हिल रहा है, बहुत ही सौंदर्य लग रहा है। इस विजन में, इस कारण में दूर व्यापारिक नगर से, इस कारण में दूर व्यापारिक नगर से, यानी व्यापारिक जो बड़े बड़े नगर होते हैं उससे प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। ये प्रेम की प्रिय भूमि है, सब प्यारे प्यारे पौधे खड़े हुए हैं छोटे छोटे, ये बहुत अधिक उपजाऊ है। और पैरों के तले एक पोखर है, और मेरे पैरों के तले, कवि कहता है मेरे पैरों के तले एक पोखर यानी एक तालाब है। उठ रही हैं उसमें लहरियाँ, उस तालाब में क्या हो रहा है, छोटी छोटी धीरे धीरे लहरियाँ उठ रही हैं, धीरे धीरे हवा चल रही है तो लहरियों से इसमें उठ रही हैं, ऐसा कवि को लग रहा है। नीले तल में जो उगी है घास भूरी, उस तालाब के नीले तल यानी नीचे के तल है उसमें एक भूरी भूरी घास है वो उगी हुई है, ले रही है लहरियाँ, और वो घास है वो भी क्या ले रही है, लहरियाँ ले रही है साथ साथ में। एक चांदी सा बड़ा गोल स्तंभ है, एक चांदी का सा बड़ा गोल खंबा खड़ा है, आंखों को है चमकाता। ये बात इसलिए कही कि तालाब है उसमें, जैसे ये तालाब है उसमें सूर्य की जैसे किरण पड़ती हैं तो आप देखना एक ऐसे ऐसे लाइनों में एक चांदी का सा खंबा सा नजर आता है दूर से, जो आंखों में पड़ता है तो आंखों को इसको चमकाता रहता है। तो कवि कहता है कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा है, आंखों को है चमकाता, वो आंखों को चमका रहा है। हैं कई पत्थर किनारे पी रहे हैं चुपचाप पानी, और पोखर के यानी तालाब के किनारे कई पत्थर पड़े हुए हैं, वो चुपचाप क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है एक पत्थर पास में पड़े हैं उनसे पानी टकरा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये पत्थर हैं वो चुपचाप बिना आवाज़ के ही पानी पी रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी, न जाने इन पत्थरों की प्यास कब बुझेगी। अब देखो पोखर का दृश्य और साथ में बगुले का भी दिया है, सारा वर्णन भी दिया नीचे नीचे। प्यास जाने कब बुझेगी, न जाने उन पत्थरों की प्यास कब बुझेगी। चुप खड़ा है गुलाब, चुप खड़ा है बगुला डुबोए टांग जल में, और चुपचाप एक बगुला है वो उस पानी में चुपचाप एक टांग डुबोए खड़ा रहता है। बगुला होता है वो आवाज़ नहीं करता है, हिलता डुलता नहीं है, आंख अपनी बंद रखता है। ध्यान रखना ये बगुला ऐसा ही खड़ा हुआ है यहाँ पर। चुप खड़ा है बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंदा त्यागता है। बगुला होता है वो देखते ही, मछली को देखते ही, मीन चंचल यानी चंचल मछली को देखते ही अपनी ध्यान रूपी जो निंद्रा रूपी जो ध्यान रूपी जो निंद्रा है उसको त्याग देता है, यानी वो ध्यान में लगा रहता है, पानी में बिल्कुल भी हिलता नहीं है, और मछली को पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पर कोई दूसरा जानवर भी है। जैसे ही मछली ऊपर अपना सर निकालती है पानी से तो चटाक से बगुला क्या करता है, उसको अपनी चोंच में दबा लेता है। तो देखिए चुपचाप खड़ा है यहाँ पर बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल, वह चुपचाप बगुला टांग जल में दबाए हुए खड़ा, तो वह देखते ही मीन मछली को चंचल ध्यान निंद्रा, अपनी ध्यान रूपी निंद्रा उसको त्याग देता है। और फिर आगे क्या करता है देखिए, चट दबा करे चोंच में, चुपचाप दबा करके चोंच में नीचे गले में डालता है, चुपचाप अपने चोंच में दबा करके उसको नीचे गले में डाल देता है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, एक काले माथे वाली
चतुर चिड़िया है, काले माथे की एक चतुर चिड़िया है, वो श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, वह अपने सफ़ेद पंखों के झपाटे मार करके फौरन टूट पड़ती है बृहद जल के हृदय पर, यानी तालाब है उसके पूरा जल इसमें भरा हुआ है। तो एक सफ़ेद मछली है, वह अपने काले माथे की मछली है, सफ़ेद पंखों से झपाटे मार करके फौरन टूट पड़ती है, इधर से आती है चट दे, और यहाँ पर कोई मछली वगैरह उसको मिलती है, उसको अपनी चोंच में दबा करके वो उड़ जाती है। एक उजली चटुल मछली, आगे देखिए, श्वेत पंखों के झपाटे मार, यानी सफ़ेद पंखों का वो अपना झपाटा मार करके फौरन टूट पड़ती है भरे हुए जल के हृदय पर, यानी तालाब के हृदय पर वो टूट पड़ती है। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबा करके, एक उजली चटुल मछली है, एक उजली उजली चटुल मछली है, उसको वो सफ़ेद पंखों वाली काले माथे वाली जो चिड़िया है वो चोंच अपनी पीली चोंच में दबा करके आसमान में दूर उड़ती है, गगन में, यानी आसमान में दूर तक वो क्या कर जाती है, उड़ जाती है। इसी प्रकार बगुला होता है, वो चुपचाप खड़ा रहता है, जैसे ही कोई मछली आती है उसको चट से दबा लेता है और नीचे गले में वो क्या कर देता है, डाल देता है। ये वर्णन किया है कवि ने। और एक जो काले माथे की चटु जो मछली है वो श्वेत पंखों वाली है, झपाटा मार करके फौरन से तालाब के हृदय में आती है और एक उजली चटुल मछली को चोंच पीली में दबा करके दूर तक आसमान यानी गगन में है वो उड़ जाती है, उड़ जाती है। आई बात समझ में। और यहीं से आगे कवि कहता है, यहीं से चंद्रगहना से भूमि ऊंची है, यहाँ से, यहाँ पर कुछ भूमि है वो ऊंची यानी पथरीला इलाका है। रेल की पटरी गई है, पास में क्या गई है, रेल की एक पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं स्वच्छंद हूँ, यानी अभी ट्रेन का समय नहीं हुआ, मैं बिल्कुल स्वच्छंद हूँ, आराम से यहाँ पर विचरण कर सकता हूँ, और भी दृश्य हैं वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, स्वच्छंद हूँ। कवि कहता है मैं यहाँ पर स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। चित्रकूट की, चित्रकूट स्थान का नाम है, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, चित्रकूट की अनगढ़ हैं जो बेढंगे रूप से चौड़ी चौड़ी हैं, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ज़्यादा ऊंची नहीं हैं, दूर दिशाओं तक वो क्या है, फैली हुई हैं, ऐसे पहाड़ियाँ हैं दूर दिशाओं तक वो फैली हुई हैं। बांझ भूमि है, यह भूमि है बंजर यानी पथरीली भूमि है, यहाँ पर कोई उपजाऊ चीज़ नहीं होती है। इधर रीवा के पेड़ हैं, इधर उधर चारों ओर क्या है, कंटीले रीवा के पेड़ खड़े हैं। रीवा का जो पौधा होता है, ये पेड़ बना रखा है, वो कंटीला होता है। कांटेदार कुरूप खड़े हैं, कांटेदार होते हैं, कुरूप होते हैं वो। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता सुग्गे का स्वर, दूर से अगर मैं सुनता हूँ तो कवि आगे कहता है कि मुझे सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता सुग्गे का टें 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 टें, तोता होता है उसका मीठा मीठा रस टपकता हुआ स्वर है वो मुझे दूर से सुनाई पड़ जाता है। सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, आगे देखिए, सुन पड़ता है पूरी वन स्थली का हृदय चीरता, आगे सारस का स्वर आएगा। सुन पड़ता है, कवि कहता है कि सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता हुआ उठता गिरता, कि वन पूरे वन स्थली का हृदय चीरता हुआ कभी उठता है कभी गिरता है। सारस का स्वर है वो भी मुझे सुनाई पड़ता है, वो टेरेंटो टेरेंटो करता है, सारस होता है, उसकी ध्वनि कैसी होती है, पूरे वन स्थली का हृदय चीरता है, और सारस का स्वर है वो टेरेंटो टेरेंटो करता है। मन होता है उड़ जाऊँ, कवि कहता है कि मेरा भी मन होता है कि मैं सारस के साथ उड़ जाऊँ, मन होता है उड़ जाऊँ पर फैलाए सारस के संग, मेरा मन होता है कि मैं उड़ जाऊँ अपने पैर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है, जहाँ पर युगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, जहाँ पर युगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, वहीं पर मैं सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे, वहीं पर मेरी, यानी जहाँ पर जुगल जोड़ी रहती है किसानों की, वहीं पर हरे खेत में सच्ची मेरी प्रेम कहानी सुन लूँ चुपके चुपके, उन सब की प्रेम कहानी में वहाँ पर है वो क्या कर लूँ, सुन लूँ। इस प्रकार से अपन ने आज चंद्रगहना से बैठती लोर कविता का, लौटती बेर कविता का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि पूरी कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा मित्रों, और अपने और भी जो मित्र साथी हैं उन तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।